टॉपिक तो आपने देख ही लिया है कंपनी सेक्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 करते करते अपन याद कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेकिन 12 13 नहीं है हमारा ये सेक्शन क्या है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डीओडी डॉट इसको डॉट कहता हूं मैं क्यों क्योंकि मेरे को याद हो जाता है डॉट से कि डॉट क्या है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन नंबर 1 2 3 सेक्शन नंबर 1 2 3 डॉट क्या है सेक्शन नंबर 1 2 3 चलिए आइए सर ज्यादा बात करते हुए अपन क्या करते हैं सेक्शन की ओर पढ़ते हैं कि अपना पहला पॉइंट क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का पहला पॉइंट क्या है सोर्स ऑफ डिविडेंड सोर्स ऑफ डिविडेंड सोर्स ऑफ डिविडेंड सर सोर्स ऑफ डिविडेंड डिविडेंड कहां से मिलता है सर सबको पता है सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है किसी भी कंपनी का सोर्स क्या होता है डिविडेंड देने का नॉर्मल सोर्स है फंडामेंटल रूल है इस चीज का क्या है एक फंडामेंटल रूल है मेरी राइटिंग काफी अच्छी है आप समझ जाना फंडामेंटल रूल है फंडामेंटल रूल क्या है डिविडेंड का डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ये तो सबको ही पता है 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होगा मतलब 11 तक तो नहीं पढ़ा अपने कंपनी लेकिन 12 तक हमने पढ़ा है तो उसका अपन ने देखा है कि डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होता है आउट ऑफ प्रॉफिट ये फंडामेंटल रूल है क्या सर इसके अलावा और भी कैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है क्या तो हां हो सकता है लेकिन फंडामेंटल रूल तो यही कहता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो अपन देखते हैं वेरियस सोर्स क्या है पहला तो अपने पास सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है फंडामेंटल रूल है उसके अलावा कुछ अपने पास वेरियस सोर्सेस हैं तो अपन वेरियस सोर्सेस लिख देते हैं वेरियस सोर्सेस ऑफ डिविडेंड वेरियस सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या है पहला पहला सोर्स क्या है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर सर ये तो पहले पॉइंट जैसे ही है हां वैसे ही है सेम ही है कि जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसमें से भी डिविडेंड देते हैं ये वेरियस सोर्स ऑफ डिविडेंड का पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट क्या है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी previous financial year and remaining undistributed सेकंड पॉइंट क्या है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब किसी भी पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें से हम डिविडेंड बांट सकते हैं हां बांट सकते हैं बांट लेते हैं तो अपने पास पहला सोर्स तो क्या है कि जिस साल हमने कमाया उसी साल बांट दें मतलब फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसी साल कंपनी डिविडेंड बांट दे सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कभी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और वो अगर रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है अभी तक तो हम उसको बांट देते हैं तीसरा अपने पास क्या है मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएचसी सीजीएचसी का सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन परस्यूएंस ऑफ ए गारंटी given by government
तीसरा पॉइंट क्या है सर, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन परस्यूएंस ऑफ ए गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ है फिर भी कंपनी डिविडेंड देगी, तो ये इसका पैसा कौन फंडिंग करेगा, गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। गवर्नमेंट के पैसे से आपको डिविडेंड मिल जाएगा अगर आप उस कंपनी की शेयर होल्डर है तो सोर्स ऑफ डिविडेंड फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, आउट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसके आउट ऑफ प्रॉफिट के मेरे सोर्सेज देख लेते हैं डिविडेंड के। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में कंपनी कमा रही है उसी साल में डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। सेकंड, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पिछले कुछ सालों का डिविडेंड पड़ा है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, सर पिछले कुछ सालों का डिविडेंड कैसे पड़ा हो सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपन देखते हैं ना, रिजर्व्स बना के रखते हैं अपन, वो कब काम में आएंगे, जब अपने पास प्रॉफिट नहीं होगा और डिविडेंड बांटना है तो तब काम में आएगा ही ना। मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएचजी इन परस्यूएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है डिविडेंड की तो फिर तो हमको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप बंद कर लो अपने कुछ भी कर लो डिविडेंड हमको मिल जाएगा। अपन गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट अच्छी चीज है मतलब। और डिविडेंड कैसे मिलेगा, डिविडेंड का जो अमाउंट होता है कौन सा अमाउंट होता है, तो ये कौन सा अमाउंट होता है, आफ्टर providing for debt, so debt and appreciations as per as per schedule सेकंड। चलो अभी फिर से पढ़ लेते हैं। डिविडेंड का अमाउंट है ना, ये डॉट का अमाउंट है, डॉट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैसे मिलेगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड। चलो अब पहला पॉइंट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी लोग अपन सेक्शन 123 पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पहला पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ डिविडेंड। फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, डिविडेंड कहां से मिलेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। प्रॉफिट कहां से आएंगे, वेरियस सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। वेरियस सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में आपको प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट कहां से आएंगे, अपने पास प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसका हम डिविडेंड दे सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पिछले कुछ सालों में हमने जो डिविडेंड कमाया है उसको पिछले कुछ सालों में जो हमने जो भी प्रॉफिट कमाया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व पड़े होंगे हमारे पास, उसमें से हम डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले रखी है कि कंपनी को कुछ भी होगा तो भी डिविडेंड बढ़ेगा, अगर लॉस होगा तो भी डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेट है तो भी डिविडेंड बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कह दिया मतलब कह दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया है तो हमको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड कैसे मिलता है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेट एज पर शेड्यूल सेकंड, मतलब डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड करने के बाद डिविडेंड मिलता है, विदाउट डेप्रिसिएशन आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए ये पहला पॉइंट था सोर्स ऑफ डिविडेंड। अब अपन है ना सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है डिविडेंड का, सेकंड पॉइंट क्या कहता है डिविडेंड का, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है मतलब हमको यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और अगर प्रॉफिट ज्यादा है या फिर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है कम है और अगर हमारी इच्छा है कि हम क्या करें इसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दें तो हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर क्या है ना, बाइंडिंग नहीं है किसी की कि हमको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। डिविडेंड देना क्या है, हमारी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है डिविडेंड देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो वो चाहे तो इसको रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकती है। तो रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करेगी, कितना अमाउंट करेगी, ये कोई डिफाइन है क्या, ये कोई डिफाइन नहीं है। तो ये चीज अपन ट्रांसफर टू रिजर्व में लिखते हैं कि क्या लिखना है, एक कंपनी में ट्रांसफर such percentage of its
प्रॉफिट टू रिजर्व, ठीक है, मतलब क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। एक कंपनी में ट्रांसफर 7% कुछ भी हो सकता है, 10% ले लो, 5% ले लो, 50 ले लो, 20 ले लो, ठीक है। लेकिन क्या सर मैंडेटरी है क्या? तो सर ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है? नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी का मतलब क्या है? नॉन मैंडेटरी का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम इसको ट्रांसफर करें। अगर हमारी मर्जी है, कंपनी चाहती है कि चलो यार कंपनी को पैसा बढ़ा देते हैं, कभी काम में आ जाएगा, तो कंपनी ट्रांसफर टू रिजर्व कर सकती है। अगर कंपनी चाहे तो ये डिविडेंड में बांट भी सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर कि रिजर्व में डालना ही है। कंपनी चाहे तो इसको डाले, चाहे तो नहीं डाले, ये कंपनी की मर्जी है। इसी तरह का तीसरा पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बस इतना सही है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट काफी बड़ा है, तो अच्छे से अच्छे मूड के साथ पढ़ना। तीसरा पॉइंट क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। मैंने कहा था ना, जो अपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था फर्स्ट का, वही सोर्सेज पे जो सेकंड पॉइंट था ना, वही वाला पॉइंट आ चुका है एक तरीके से। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। आउट ऑफ रिजर्व में सर कैसे होगा? मैंने आपको बताया था ना, रिजर्व कहां पर पड़े रहते हैं अपने? accumulated profits। accumulated profits चलते हैं ना अपने पास, रिजर्व वगैरह पड़े हुए रहते हैं। accumulated profits कुछ सालों के अगर हम हर साल 10% बचाते हैं तो भी अपने पास काफी बड़ा अमाउंट बच जाता है। सपोज कर लो कि कंपनी हर साल हजार हजार रुपए कमा रही है, ठीक है, पिछले 5 साल में उसने हजार 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 5000 रुपए कमाए, और हर साल मैंने 10% निकाला था, तो 500 रुपए तो इस साल अपने पास पड़ा हुआ ही है। अगर इस साल अपन 1000 रुपए नहीं कमाते हैं तो अपने पास 50% अमाउंट तो पड़ा ही है। 1000 का डिविडेंड ना बांटते हुए 500 का तो बांट ही सकते हैं, इतना अपना पास अमाउंट पड़ा हुआ है। ये एक एग्जांपल था, इसको मतलब ऐसे मत लेना कि चलो कंपनी 1000 रुपए कमाती है। कंपनी कोई बड़ी चीज है, वो 1000 रुपए नहीं कमाती, ज्यादा कमाती है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं अपन। इसका पहला पॉइंट क्या है? इफ inadequate for absence of profit in any financial year। वाजिब बात है ये, तो लिखने की जरूरत ही कहां थी लॉ में? हमको खुद को पता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। रिजर्व के बढ़ की, रिजर्व से बढ़ ही क्यों रहा है? क्योंकि प्रॉफिट इनएडुकेट है। इतना तो हम सेल्फ नोन कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, लॉ है, लॉ की लैंग्वेज है, इसी लॉ में जो लिखा है वही पत्थर की लकीर है। अपन लॉ में खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते। absence of profit in any financial year। ये तो क्या लिखवाया सर, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करें, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो हमको लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कभी आ गया कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व कैसे देते हैं, तो हमको पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा कि अगर इनएडुकेट या फिर अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हो इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ये हमको बताना पड़ेगा, ये हमको समझाना पड़ेगा उस एग्जामिनर को। क्योंकि उस हमको ये पढ़ के वैसे पता चला आउट ऑफ रिजर्व में से दे रहे हैं, मतलब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुआ होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके तो रिजर्व में से दे रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि एग्जामिनर को ये बात नहीं पता है। एग्जामिनर को तो हम समझाएंगे कि देखो सर ऐसी बात है कि आपको कुछ नहीं आता, हमको सब कुछ आता है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं तो हम आपको समझा देते हैं लिख के, क्योंकि हम आपके सामने आ तो नहीं सकते बोलने के लिए, तो हम लिख के समझा देते हैं आपको। तो सर ऐसी बात है कि कभी अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो आप ऐसा करिएगा, dividend can be declared out of accumulated profit earned by it in previous year। साहब एक ही चीज घूम फिर के एक ही चीज लिख रहे हैं, बार बार एक ही चीज, पर क्या करें, हमारी डो में लिखा हुआ है तो हमको लिखना पड़ेगा। हमारी बुक हमारा भगवान है। डिविडेंड कैन बी
declared out of accumulated profit ये ई है ना earned by it in previous year, इसका पूरा लिखना है previous year, मैं इसको यूएस से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। घूम फिर के वही बात आ गई, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया था एक्यूमुलेटेड पिछले कुछ सालों से हमने बना रखा है जो उसमें से हम दे देंगे, अर्न बाय इट इन प्रीवियस ईयर। इनएडिक्वेट प्रॉफिट तो हम कहां से दे सकते हैं, हमारे पास जरिया तो वही है ना यार, हमको पता है हम वही, ठीक है। सेकंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इन in accordance rule 3 of companies, ठीक है। रूल 3 में लिखा हुआ है कंपनीज के डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, ये ए है। अभी अपन इसका बी पॉइंट पढ़ेंगे। ए पॉइंट आई होप आपने लिख लिया होगा और क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बी पॉइंट क्या बोलता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व में क्या, सर आप हमको इतना लिखवा क्यों रहे हैं बेटा, लिख लो क्योंकि आपके नोट्स बन जाएंगे और कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपका नोट्स ही बनवा रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे पता है आपको नोट्स बनाने में आपको काफी ज्यादा जोर आता है, तो मैं आपके साथ साथ ही लिख रहा हूँ। वरना क्या है, मैं पहले से लिख देता और डायरेक्ट आपको बता देता तो आप उसको कॉपी करते तो आपको मजा भी नहीं आता। अभी आप सुन रहे हो तो सुनते सुनते क्या पता लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए याद करते करते ही लिखते हैं ना। यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बात कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर, इफ कंपनी डज नॉट ट्रांसफर प्रॉफिट टू रिजर्व, if company does not transfer profit to reserve, if company does not transfer profit to reserve and carry such such profit such credit balance may be used to declare dividend। क्या बात है, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। भाई साहब अपन ने P&L अकाउंट बनाया बचपन में, इस साइड कुछ बैलेंस रहता था अपने पास, ठीक है। अगर ये हम रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ रिजर्व, यहाँ पर हम रिजर्व नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या करें, सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर कर। मतलब क्या, तो कुछ भी लिख रहे हैं, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या करें, कंपनी को लिखना पड़ता है, वरना क्या है इस पे लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। लोग का ऐसा है कि बस कहीं पे भी दिक्कत दिखनी चाहिए, अगर कहीं पे भी जरा सा रास्ता मिलता है ना, तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं। सच क्रेडिट बैलेंस
may be used to declare डिविडेंड। ठीक है, आप उसको पूरा लिखना। और इसमें वो भी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग विदाउट फॉलोइंग रूल 3। हमको रूल 3 फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अपन ने इससे पिछले वाले पॉइंट में देखा था ना कि हमको रूल 3 के अकॉर्डिंग्स के हिसाब से हमको डिविडेंड बांटना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रूल 3 क्या है, अपने कोई काम का नहीं है तो अपन पढ़ लेते हैं। अगर अपन को लगेगा कि हाँ हमारे काम का है तो हम आगे जाके पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, अभी अपना सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। आई होप हमने लिख लिया होगा। अब अपन अपने सी पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिक्लेरेशन। सी पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट कंपनी। एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट कंपनी क्या है, whose entire paid up share capital PSC, paid up share capital PSC is held by CG SG no need to follow रूल 3। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी क्या है नाम, पेड शेयर कैपिटल सारी इसने हेड कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको रूल 3 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी हम नाम से तो चल रहा है, एक्सेप्शन टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट नाम आते ही गवर्नमेंट सोचता है गवर्नमेंट अपने आप को हमेशा बचा के रखती है। गवर्नमेंट किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है। गवर्नमेंट ही सारे रूल तोड़ती है, हम थोड़ी ना तोड़ते हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमको सब पता है कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ही रूल तोड़ती है, गवर्नमेंट ही रूल बनाती है, हम क्या करें। सारी चीजों में तो गवर्नमेंट अपने आप को बचा लेती है ना, हमको बोलती है कि आप टैक्स भरो, आप ये करो, आप वो करो, आप सारे सेक्शंस का कंप्लाई करो। हम कहां से करेंगे, हम भी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, हम भी तो सीए बन रहे हैं, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। ठीक है, चलो छोड़ो। अपन कंडीशन टू रूल 3 अपन फिर बोला था ना, रूल 3 अगर अपन अभी नहीं पढ़े लेकिन काम का होगा तो अपन रूल 3 पढ़ लेंगे तो आएंगे आगे काम रूल 3 का। कंडीशन गिवन इन रूल 3। रूल 3 क्या है, रूल 3 में कोई कंडीशन होगी तभी तो रूल 3 आया है। ठीक है, तो रूल 3 की कंडीशन देख लेते हैं। रूल 3 के अंदर फिर एक सब पॉइंट है, सब पॉइंट अपन एक काम करते हैं, सब पॉइंट ना लिखते डायरेक्ट से एरो बना देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा जिस साल ये नेट प्रॉफिट है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड आर डी 1 प्लस आर डी 2 प्लस आर डी 3 डिवाइडेड बाय 3 which is nothing but क्या डिनोट कर रहा है ये 3 ईयर immediately preceding that year। ये वाली लाइन का अपन इनकम टैक्स में बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक, अगर ये छोड़ो, अपने कंपनी लोग पढ़ रहे हैं, पेपर रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। क्या असर है, क्या आरडी क्या आरडी 7 जो अपन 9th 10th में पढ़ी थी, एक वेब की इतनी जाड़ी बुक
ये वो नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 ईयर पहले का लेना है। तो ये सपोज कर लेते हैं कि जैसे अपन को डिविडेंड देना है 2021 में, ठीक है, तो इससे 3 इयर्स पीछे यानी कि 2020 जिसमें कोरोना था, 2019 जिसमें हमको पता नहीं क्या था, 2018 वो भी हमारे काम था, ठीक है। इस साल सपोज करो अगर अपन ने यहाँ पर 10% से डिविडेंड बांटा है, इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने 15% से बांट दिया, और इस साल हमने क्या किया, इस साल हमने 25% से बांटा। और इस साल में क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इनएडिक्वेट, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया, बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब अपन कैसे बांटे, तो अपन को 3 साल की रेट लेनी है, 10 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है, 25, और 5 30, और 10 40, और 10 50, 50 डिवाइडेड बाय 3, 1 पॉइंट क्या आएगा ये, 3 1 जा 3, 2 0 6 6 जा 18, 2 आएगा, पॉइंट लगाओ 0, 16.8888%। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना अपन को इतना ही आना जरूरी है, ठीक है। सर इस रूल के कोई एक्सेप्शंस, हाँ बेटा इस रूल के हैं एक्सेप्शंस, पढ़ने पड़ेंगे अपन को वो, क्यों सर काम के हैं क्या, हाँ बेटा काम के हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि तुम मिक्का सिंह जैसे हवा करोगे, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ना, कोर्स से हमने यही सेलेक्ट किया है कि हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पॉइंट है एक्सेप्शंस के, दिस रूल if company not declare any dividend in each of 3 preceding financial year, in each of 3, ठीक है, this rule will not apply, कौन सा रूल, this rule, कौन सा रूल, this rule कौन सा रूल, कंडीशन गिवन इन रूल 3, ये कब एप्लीकेबल नहीं है, दिस रूल विल नॉट अप्लाई, कब एप्लीकेबल नहीं है, if company not declared any dividend in each of है ना, each of 3 previous financial year, अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है तो वो रूल 3 का कंप्लाई कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, क्यों, क्योंकि बस अगर अपन वापस से देखते हैं 2021 है, 2020 19 18, ठीक है, अगर सपोज मान लो कंपनी ने यहाँ पे दिया 10% डिविडेंड, यहाँ पर दिया 15% और यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं 0%, ठीक है, तो हम यहाँ पर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, इनएडिक्वेट हो गया, तो क्या कंपनी रूल 3 का कंप्लाई कर सकती है क्या इस ईयर में डिविडेंड बांटने के लिए, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि 20 में उसने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो हम क्या एवरेज निकालेंगे किससे, अगर हम एवरेज निकाल नहीं सकते तो हम डिविडेंड किस देंगे, ठीक है, तो हम रूल 3 का कंप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर यहां से सर अगर 2 में 0 होता तो तब भी नहीं कर सकते, तीनों में 0 होता तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेट ऑफ डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे क्या होता है, आइए चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, उसका अपन ने क्या पढ़ लिया है, ए बी सी पॉइंट पढ़ लिया है, बी पॉइंट भी पढ़ लिया है, अब अपन क्या पढ़ेंगे,
डी पॉइंट अपन ने पढ़ा ना, डी पॉइंट का भी अपन ने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा है, ठीक है। डी पॉइंट जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंडीशन डी पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन गिवन इन रूल्स, उसका अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया, अब अपन उसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, इसी जगह की ओरिजिन बार-बार बिगाड़ रहा हूं, आप ऐसा नहीं कि आप पेंसिल से लिख रहे हो तो पेंसिल से लिख के फिर बिगाड़ के फिर वापस से लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, उसके नीचे लिखना है, ठीक है। वरना खबर पड़े अगर आपने पेन से लिखा तो बाइंडर मार सकते हैं, ऐसा मत करना है ना, ठीक है। उसको तो मत काटना, वो तो मेरे को जरूरत है बोर्ड की, और मेरे पास बोर्ड इतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वजह से उसको बार-बार बिगाड़ देता हूं। आई होप आप इतना समझदार हो ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स less than or equal to 1/10 of PSC plus free reserve as per latest audited financial statement। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, आप लिखवा दो ना, ठीक है, लिख देते हैं। टोटल अमाउंट that can be drawn from accumulated profits, क्या है रूल की कंडीशन, क्या पहली कंडीशन अपने देख ली थी, थ्री प्रीवियस ईयर्स के डिविडेंड्स जो अपन ने जिस रेट से बांटा उसका एवरेज लेना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, प्रीवियस प्रीसीडिंग 3 इयर्स का अपन को क्या लेना है, एवरेज लेना है परसेंटेज का, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड्स का। सेकंड पॉइंट क्या है, टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना निकाल सकते हैं, शुड बी लेस देन और इक्वल टू किसका, 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ PSC प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में सर 50 करोड़ रुपए पड़ा है, ठीक है। तो क्या हम 50 करोड़ सारा सारा बांट दें, नहीं बेटा नहीं। हम कैसे बांट सकते हैं, या तो लेस देन और इक्वल टू, किससे लेस देन, किससे लेस देन और किससे इक्वल टू, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सॉरी किसका नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उन दोनों को प्लस करके उसका 1/10 निकाल देना, अर्थात 10% निकाल देना, ठीक है। उसका 10% निकालोगे प्लस उसमें फ्री रिजर्व को ऐड कर देना, जितने भी फ्री रिजर्व है उनको ही ऐड करना, ठीक है। रिजर्व अगर आपने गवर्नमेंट में कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है तो वो किसी दूसरी चीज के लिए, उसको ऐड मत करना, फ्री रिजर्व। आई होप आप सबको पता है ऑलरेडी फ्री रिजर्व्स क्या है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। तो उन दोनों को ऐड कर लेना, वो जो अमाउंट आएगा या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है, जो अपन डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तो रूल 3 का कंप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, रूल 3 की कंडीशन में नहीं फिट बैठ रहे हैं, तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। ये तो था हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट, ठीक है। कंडीशन गिवन इन रूल 3 में सेकंड नंबर का पॉइंट हमने दे दिया है कि अगर हम जो डिविडेंड बांट रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो 1/10 ऑफ पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1 फ्री रिजर्व से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हम थर्ड वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट अमाउंट इज ड्रॉन shall first be used to set off the losses
incurred in financial year in which dividend declared, in which dividend declared before any dividend is declared. सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या पढ़ाई कर रहे हो सर, हमको ऑलरेडी पता है, ये थोड़ी ना पढ़ना है हमको बेटा। हमको एग्जाम में नंबर लेने हैं तो हमको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर रिजर्व, तो हमको सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको लिखने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे क्या, कंडीशन गिवन इन रूल 3 हम ये लिख के आएंगे। तो अब उसको थोड़ी ना पता है, एग्जामिनर पढ़ा लिखा थोड़ी ना है वो, उसको थोड़ी ना पता है रूल 3 में क्या लिखा है, हमको बताना पड़ेगा ना। इसलिए हम लिख रहे हैं कि अमाउंट इज ड्रॉन शेल फर्स्ट बी यूज्ड, मतलब जो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल रहे हैं वो पहले कहां यूज होगा, टू सेट ऑफ द लॉसेस incurred in the financial year। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम डिविडेंड एक्यूमुलेटेड डिविडेंड यूज करने वाले हैं उस ईयर में अगर कोई लॉस है तो हमको पहले वो सेट ऑफ करना पड़ेगा, इन विच डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है। मतलब हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से और हमारा ऑलरेडी लॉसेस चल रहे कोई दूसरे, ठीक है। तो हमको पहले वो सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे पहले हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसका लास्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं, बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर सच withdrawal shall not fall below 15% of paid up share capital। और पेड अप शेयर कैपिटल कौन सी होनी चाहिए, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड। सर ऑडिटेड, सर सीसीएस वाले बच्चे हैं, सर ऑडिट बड़ा बड़ा लगता है सर, सीए में ऑडिट सब्जेक्ट है क्या? हाँ बेटा सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रुप का, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि ऑडिटर के सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 139 से लेकर 148 तक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ते हैं पूरा ग्रुप में, ठीक है। हालांकि वो बात की बात है, अभी मैं सेक्शन 123 पर है, 139 से पढ़ेंगे ये चीजें। तो अभी हमने अपने 11 के लिए, जब 11 होगा तब हम देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, मतलब हमने डिविडेंड विड्रॉल कर लिया है, shall not be fall below 50% of PSC पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर क्या इसका कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन होता है वो देख लें क्या? चलो देखते हैं, मॉड्यूल में भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मॉड्यूल वाला एक एग्जांपल पढ़ के सुना देता हूं, आई होप दिस इज रिलेवेंट। हां, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, चलो तो तुझसे ये बता रहा हूं। A public company has been declaring dividend at the rate of 20% of equity shares during the last 3 years, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स में कौन सा 20% इक्विटी शेयर पे दे रही थी वो, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे रही थी, टी यू आई टी इक्विटी शेयर पर
प्रीवियस ईयर्स का है ना, शेयर्स 3 previous years का है, ठीक है, 3 previous year में 20% दे रही थी। The company has not made adequate profit during the year ended 31st March 2017, but it has got adequate reserves, लेकिन उसके पास reserves क्या adequate है, which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%। पिछले 3 ईयर का अगर अपने पास 20% है तो अपन इस ईयर का भी निकाल सकते हैं, 20 plus 20 plus 20 divided by 3, which is nothing but equal to अगेन 20%, ठीक है। इस साल का अपने पास रेट निकल के आ गया। रूल 3 का अपने फर्स्ट कंडीशन में कंप्लाई किया, देख लेना आप जाकर, ठीक है। क्या आंसर क्या बता रहा है? In the given case, the company had made adequate profits for the current year. However, it can declare out of accumulated profit as the company declared dividend 20% provided it has required residual reserve after such payment of 15% of its paid up capital and free reserve as appearing in the last latest audited financial statement. The company should have the dividend recommended by the board and the put up for the approval of the member at the annual general meeting as the authority to declare dividend lies with the member of the company। अभी लंबी छोटी रामायण है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो अपने पास अमाउंट बचा है वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। 15% किसका? पीएससी। और ये कहां पर होना चाहिए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। इन दोनों का मिला के 15% होना चाहिए और 15% किसका? पीएससी का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली आप इंटेलिजेंट हो ही सही। और अगर आप बीकॉम भी कर रहे हो कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। बीकॉम करने के बाद भी जॉब का ऑप्शन तो नहीं है अपने पास, लेकिन हम तो प्रोफेशनल बनने आए हैं, तो प्रोफेशनल बन के जाएंगे, ठीक है। ये था आपके पास थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट लिखना तो पड़ेगा इसी, तो मुझे पता है आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन क्या करें। सर कितना लिखवा रहे हो सर? एक पेज हो गया सर, 2 पेज होने वाले हैं सर, क्या करें, कितना पड़ेगा?